सबको और नमस्कार। कुछ तकनीकी खामी के कारण हमको शुरू करने में 3-2 मिनट की देरी हुई है। सॉरी, लगभग 10-15 मिनट की देरी हो गई है। हम अपना कार्यक्रम जल्दी ही शुरू करेंगे। मैं चाहती हूँ कि आप लोग थोड़ा धैर्य धरें और जैसे ही मधु जो हमारी संचालक हैं वो जुड़ती हैं, हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। तब तक मैं आपको बता दूं कि हम लोग आज जुड़े हैं खास करके ये जो अजीब सी घटना शायद पहली ही बार हमारे आजाद भारत में घटी है कि कुछ ऐसे अपराधियों को छोड़ दिया गया है जो बहुत ही जघन्य अपराध की सजा काट रहे थे, और क्योंकि एक विशेष प्रकार के धर्म से जुड़े हुए लोगों ने वो अपराध किया था और वही धर्म इंसिडेंटली हमारे देश का जो है वो मुख्य धर्म है, तो इसीलिए उस धर्म के लोगों को जो है आसानी से छोड़ दिया गया है, इसके बावजूद कि उन्होंने जघन्य अपराध किया है। इसका विरोध होना चाहिए और उसका हर जगह से विरोध होना चाहिए, इसीलिए हम लोग आज इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। मधु जी और कुमार प्रशांत जी दोनों ही हम हमारे साथ जुड़ेंगे आज। कुमार प्रशांत जी हमारे मुख्य वक्ता हैं आज के, और मधु हमारी संचालक हैं जो जुड़ गई हैं हमारे साथ। मैं मधु से ही कहूंगी कि अब आगे का संचालन लें। मधु, आप हैं क्या? मधु, आप मुझको सुन पा रही हैं? मधु, आप सुन पा रही हैं? मधु, मधु आप मुझको सुन पा रही हैं? मैं तो सुन पा रहा हूँ, लेकिन मधु गायब हो गई है। कैसी सुनाई दे रही थी, दिखाई दे रही। अच्छा, आप नहीं दिख पा रहे हैं प्रशांत जी? मेरी आवाज कैमरा बंद कर दिया। मधु आप शुरू करें। मधु जी, धन्यवाद प्रेरणा जी। आप सभी को नमस्ते, जय जगत। मेरा नाम मधु है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा और राष्ट्रीय युवा संगठन की दिल्ली प्रदेश की संयोजिका हूँ। आज इस व्याख्यान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस व्याख्यान में देश भर के अलग अलग राज्यों से सभी लोग जुड़े हुए हैं, उन सभी का स्वागत करते हैं। देरी के लिए माफी चाहते हैं। आज का जो विषय है वो बहुत ही गंभीर है। विषय है निर्भया से बिल्किस तक आजादी का अमृत महोत्सव इतना कड़वा क्यों। 2012 के दिसंबर में ज्योति सिंह के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ। इस घटना के विभत्स रूप को देखकर देश उबल पड़ा और हजारों नागरिक सड़कों पर उतरे। सरकार और न्यायालय पर यह दबाव बनाया और निर्भया के बलात्कारियों को सख्त कानून के तहत फांसी की सजा हुई। 2002 में बिल्किस का भयानक सामूहिक बलात्कार हुआ था। उसकी 3 साल की बेटी को 12 लोगों ने निर्ममता से सर पटककर मार दिया था और उसके परिवार के 14 लोगों की हत्या कर दी थी। तब एक और लड़की निर्भया बनी और उसने न्याय की लड़ाई खुद लड़ी, दोषियों को जेल भेजा। 2022 की 15 अगस्त के दिन आजादी के अमृत महोत्सव की सुबह उन 11 दोषियों को इस निर्भया की इजाजत के बिना उन दोषियों को रिहा कर दिया था। 21वीं सदी के इस सफर ने देश की अंतरात्मा के सफर को बयां कर दिया है। आजादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर घटी यह घटना एक ऐसी घटना है जिसके बारे में इतिहास सवाल करेगा। और जब यह हो रहा था तब आप कहां थे और चुप क्यों थे, यह सवाल जरूर होगा। तो मैं भी एक लड़की हूं। जब मैं बाहर जाती हूं तो एकदम डर के साथ निकलती हूँ कि आज मेरे साथ कुछ हो ना जाए। तो इतना डर समाज में क्यों फैला हुआ है? लड़कियां आज सेफ क्यों नहीं हैं? इसी सवाल को उठाने के लिए आज हम सभी यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इस कार्यक्रम को शुरू करने के लिए आज हम अभी एक गीत लेते हैं। गीत हम इसलिए लेते हैं क्योंकि हम मानते हैं कि गीत से जागरण होता है, सोए हुए लोग जागते हैं।
जो लोग बुद्धिजीवी लोग सो जाते हैं, यानी कि वो कुछ सोचते नहीं हैं, इस पर विचार नहीं करते हैं, उन सबको जगाने के लिए आज हम एक गीत ले रहे हैं। गीत का शीर्षक है भारतीय सांस्कृतिक क्रांति। इस गीत को मध्य प्रदेश के सचिन कुमार त्रिपाठी जी गाएंगे। सभी साथियों को जय जगत। मैं जो गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूं उसके बोल हैं भारतीय सांस्कृतिक क्रांति। युग की जड़ता के खिलाफ एक इंकलाब है, हिंद के जवानों का एक सुनहरा ख्वाब है, भारतीय सांस्कृतिक क्रांति, मानवीय सांस्कृतिक क्रांति। भारतीय सांस्कृतिक क्रांति, मानवीय सांस्कृतिक क्रांति। व्योम में हमारी पहुंच बढ़ रही है आज, पर दूर हो रहा है घर पड़ोसी का, दूर हो रहा है घर पड़ोसी का। आदमी को आदमी के करीब लाएगी भारतीय सांस्कृतिक क्रांति, मानवीय सांस्कृतिक क्रांति। भारतीय सांस्कृतिक क्रांति, मानवीय सांस्कृतिक क्रांति। आदमी भविष्य में यंत्र का न हो गुलाम, मानवीय गुण बढ़ेंगे काम से, मानवीय गुण बढ़ेंगे काम से। ऐसे योग युक्त काम हर जगह चलाएगी भारतीय सांस्कृतिक क्रांति, मानवीय सांस्कृतिक क्रांति। भारतीय सांस्कृतिक क्रांति, मानवीय सांस्कृतिक क्रांति। लेके हाथ हल कुदाल और ज्ञान की मसाल, आओ चले साथ साथ गांव को, आओ चले साथ साथ गांव को। क्योंकि गांव गांव से दीनता मिटाएगी भारतीय सांस्कृतिक क्रांति, मानवीय सांस्कृतिक क्रांति। भारतीय सांस्कृतिक क्रांति, मानवीय सांस्कृतिक क्रांति। युग की जड़ता के खिलाफ एक इंकलाब है, हिंद के जवानों का एक सुनहरा ख्वाब है, भारतीय सांस्कृतिक क्रांति, मानवीय सांस्कृतिक क्रांति। भारतीय सांस्कृतिक क्रांति, मानवीय सांस्कृतिक क्रांति। धन्यवाद।
मधु, मधु क्या आप मुझको सुन पा रही हैं? आपका माइक म्यूट है बहन, आपका माइक म्यूट है, हम कुछ नहीं सुन पा रहे हैं आपको। माफी चाहती हूँ मैं। यदि हमने इस गीतों के शब्दों को ध्यान से सुना होगा तो हम समझने की कोशिश करें तो इसमें हम ये जानेंगे कि भारतीय सांस्कृतिक क्रांति, इसमें भारत में अलग अलग देश के अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, यहाँ अलग अलग संस्कृतियां हैं। इन संस्कृतियों के बावजूद लोग एक साथ यहाँ मिलजुल कर रहते हैं, यही भारत की खासियत है। और गीत बहुत अच्छा प्रस्तुत हुआ, सचिन जी को धन्यवाद। आगे मैं कुमार प्रशांत जी को इस व्याख्यान के लिए आग्रह करूंगी। वैसे तो कुमार प्रशांत जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी औपचारिकता के लिए उनका परिचय यहाँ देना जरूरी है। कुमार प्रशांत जी, आप जेपी आंदोलन में सक्रिय भूमिका तथा जेपी के अत्यंत करीबी साथी में से एक हैं। आपने भूदान आंदोलन तथा कई आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभाई है। आप देश की कई जानी मानी पत्रिकाओं, सर्वोदय जगत, गांधी मार्ग जैसी पत्रिकाओं के संपादक रहे हैं। गांधी मार्ग के अभी भी संपादक हैं। आप राष्ट्रीय युवा संगठन के संस्थापक व मार्गदर्शक हैं। वर्तमान में दिल्ली स्थित गांधी शांति प्रतिष्ठान के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा आप वरिष्ठ पत्रकार व लेखक हैं। इसके अतिरिक्त आप गांधी विचार को युवकों में प्रचार प्रसार करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अब ये मैं मंच आदरणीय कुमार प्रशांत जी को सौंपती हूँ। कुमार प्रशांत जी। बहुत धन्यवाद मधु, और उन सब साथियों का बहुत धन्यवाद जो मुझको अभी देख या सुन पा रहे हैं। टेक्नोलॉजी कुछ ऐसी विचित्र सी है, नाजुक सी है कि हर बार कुछ न कुछ गड़बड़ होती है। इस बार भी थोड़ी देर हुई कार्यक्रम के शुरू होने में, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि कार्यक्रम पूरा सुचारू ढंग से चल जाएगा और आप सब लोग जो इस कार्यक्रम से जुड़े हैं वो इस बात को सुन सकेंगे। मुझको बहुत खुशी हुई कि आप लोगों ने भारतीय सांस्कृतिक क्रांति गाने से इस कार्यक्रम की शुरुआत की, क्योंकि जो विषय आज का रखा है आप लोगों ने, निर्भया से बिल्किस तक, आज़ादी का अमृत महोत्सव इतना कड़वा क्यों लग रहा है, इसका बहुत नज़दीक का रिश्ता इस गीत के साथ बैठता है। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर हम लोग एक ऐसे विषय की चर्चा करें, यही अपने आप में इस बात को बताता है कि पिछले 75 साल बहुत मंगलकारी नहीं रहे, बहुत आशाजनक भी नहीं रहे। ये विषय जो आज हम लोग जिसके बारे में बात कर रहे हैं, आज ही मैंने अखबार में देखा कि 134 बड़े नौकरशाहों ने, ब्यूरोक्रेट्स ने सर्वोच्च न्यायालय को एक चिट्ठी भेजी है। उसमें लिखा है कि ये जो अपराधियों को रिहा किया गया है जेल से, 11 अपराधियों को, ये बहुत ही भयावह घटना हुई। हॉरेंडस शब्द का इस्तेमाल अंग्रेजी का किया उन लोगों ने। बहुत ही भयानक घटना हुई है। ऐसा 134 ब्यूरोक्रेट्स, देश के टॉप के जो लोग हैं, जो रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय को ये कहा। आज ही अखबार में मैं देख रहा था कि कर्नाटक के 2 संघों ने, 2 यूनियनों ने, जिसके अंतर्गत 13,000 स्कूल आते हैं कर्नाटक, उन लोगों ने प्रधानमंत्री को एक पत्र भेजा है जिसमें ये कहा है कि कर्नाटक सरकार शिक्षा के मामले में भयंकर भ्रष्टाचार कर रही है, जिसकी जांच भी होनी चाहिए और शिक्षा जगत को इस भ्रष्टाचार से बचाना भी चाहिए। ये दोनों घटनाएं अगर हम लोग ध्यान में रखें, 134
बड़े ब्यूरोक्रेट्स के पत्र की बात और इन स्कूल के भ्रष्टाचार के बारे में 2 महासंघों की बात जो 13,000 स्कूलों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो समझ में आता है कि वर्षगांठ 75वीं वर्षगांठ आज़ादी की इतनी कड़वी क्यों लग रही है। क्योंकि आज़ादी की मिठास बहुत कम लोगों तक पहुंची है। ज़्यादातर लोग इस कड़वाहट में पड़े हुए। लंदन से जो आज़ादी की गाड़ी चली हमारी स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई के कारण, वो दिल्ली पहुंचकर वहीं अटक गई। ऐसा लगता है कभी कभी जैसे आज़ादी की गाड़ी का इंजन फेल हो गया। 75 सालों से वो गाड़ी वहीं रुकी हुई है, दिल्ली में रुकी हुई है। लेकिन आंकड़ों की गाड़ी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, सुविधाओं की गाड़ी भी आगे बढ़ रही है, चमक दमक की गाड़ी भी आगे बढ़ रही है। बहुत सारे लोग जिसको विकास कहते हैं उसकी गाड़ी भी आगे बढ़ रही है, लेकिन आज़ादी की गाड़ी नहीं आगे बढ़ रही। इसका मतलब है कि सुविधाओं से, विकास के आंकड़ों से, चमक दमक से आज़ादी का बहुत ज़्यादा रिश्ता नहीं। आज़ादी का सीधा सा मतलब है आत्मसम्मान के साथ आत्मनिर्भर समाज। अगर आत्मसम्मान के साथ आत्मनिर्भर समाज बन रहा है तो समझो कि आज़ादी की गाड़ी चल रही है। अगर वो नहीं बन रहा है तो दूसरे सारे प्रतिमानों से आज़ादी का बहुत रिश्ता बनता है। गांधी जी ने आज़ादी की एक परिभाषा दी थी हम लोगों को कि कुछ मुट्ठी भर लोग सत्ता में पहुंच जाएं, इसका मतलब आज़ादी नहीं। वो कहते हैं कि आज़ादी का मतलब यह है कि सत्ता के अनाचार का मुकाबला करने में समाज कितना समर्थ हुआ, यह कसौटी है कि आज़ादी हुई कि नहीं। यानी लोग सत्ता के अनाचार का, सत्ता के दुराचार का, सत्ता के घमंड का, सत्ता की ज्यादतियों का मुकाबला करने में अगर समर्थ होते हैं तो मानना चाहिए कि आज़ादी हुई। अगर नहीं होते हैं तो बाकी जितने आंकड़े और प्रतिमान तुम दिखाते हो, प्रचारित करते हो, वो सब होंगे, लेकिन उनका आज़ादी से बहुत रिश्ता है। तो ये 75वीं वर्षगांठ कड़वी इसलिए लग रही है कि सत्ता बेहिसाब ताकतवर हो गई है। तो जितनी ताकतवर हुई है उतनी ही भ्रष्ट हुई है, उतनी ही अनैतिक हुई है, उतनी ही ज़्यादा कुशिक्षित हुई है, और उसके सामने समाज उतना ही ज़्यादा कमज़ोर और निराधार हुआ है। इसलिए हम देख रहे हैं कि अमृत महोत्सव का जो सारा आनंद है ये सत्ता प्रेरित है। सरकारी खजाने के बल पर उत्सव मनाया जा रहा है। लोगों की सहज उत्फुल्लता, इन कार्यक्रमों में भागीदारी कहीं दिखती नहीं। सब कुछ ब्यूरोक्रेसी के हाथ में है, उसके द्वारा इसको प्रचारित किया जा रहा है और चमकाया जा रहा है। और अगर सोच के भी देखो तो जिस तरह की भयंकर महंगाई समाज में है, जिस पैमाने पर बेरोजगारी फैली है, कोरोना की महामारी ने जिस तरह से चारों तरफ से समाज को तोड़ करके बराबर कर दिया है, जिस तरह की अनीति चल रही है, जिस तरह से मनमानी का वातावरण समाज में बना हुआ है, उसमें जनता सहज रूप से उत्फुल्लता महसूस करे, ये संभव भी है। तो गालिब की लाइन अगर हम लोग याद करें पंक्ति कि दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, तो अच्छा है कि लोकतंत्र है, अच्छा है कि चुनाव हो रहे हैं, अच्छा है कि अपना झंडा भी है, अब तो घर घर में है, संसद भी बनी हुई है, लाल किले पर समारोह भी होता है, ये सब होता है। और अगर हम सोच के देखें तो इससे पहले भी होता है। गुलामी के दौर में भी इसमें से बहुत सारी चीज़ें होती थी, लेकिन आज़ादी तब भी नहीं थी, आज़ादी अब भी नहीं है। क्योंकि आज़ादी भौतिकता से जुड़ी हुई चीज़ नहीं है, आत्मा से जुड़ी है। जो चीज़ आत्मा से जुड़ी है उसके भौतिक प्रतिमान बहुत सामने रखने से बात बनती नहीं।
लोगों ने निर्भया से बिल्किस का संदर्भ बनाया है। इस विषय को अगर देखना चाहें तो हम लोग जैसे अपने शिविरों में चर्चा में स्त्री पुरुष सहजीवन का विषय रखते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। इसका एक सिरा उससे भी जुड़ता है। मैंने शुरू में ही कहा, जो गीत तुम लोगों ने गाया उससे भी इसका एक सिरा जुड़ता है, क्योंकि औरत जो है वो हमारे सामाजिक राजनीतिक जीवन का सांस्कृतिक हिस्सा है। जहाँ संस्कृति नहीं है वहाँ स्त्री नहीं है, जहाँ स्त्री स्वतंत्र और उन्मुक्त नहीं है वहाँ संस्कृति नहीं। लेकिन इस समस्या का ये जो पहलू है, सांस्कृतिक पहलू जो है, उसको मैं यहीं पर छोड़ देता हूँ। सहजीवन वाली बातें हम नहीं करूँगा, उसकी बात कहीं और भी करूँगा। आज मैं जिस खास संदर्भ की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ वो ये है कि ये निर्भया से बिल्किस तक की राजनीति है। कई लोग पूछ रहे हैं, अखबारों में पढ़ता हूँ मैं, लेख पढ़ रहा हूँ, लोगों की उद्गार देख रहा हूँ, सब पूछते हैं कि निर्भया के समय देश जितना उद्वेलित हुआ था, लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए थे, बिल्किस के मामले में ऐसा क्यों नहीं? एक बड़े जानकार सज्जन ने तो सवाल ये उठाया है कि बिल्किस का नाम यदि विमला होता तो भी क्या देश में ऐसी ही उदासीनता दिखाई देती? मुझको लगता है ये जो सवाल पूछा जा रहा है ये थोड़ा भटक रहा है। निर्भया गुंडों की दरिंदगी का शिकार हुई। गुंडों की दरिंदगी कुछ इस तरह से अगर इसको समझें हम लोग कि हत्या में और दुर्घटना की खबर में फर्क है। निर्भया की घटना, निर्भया के साथ जो हुआ वो एक दुर्घटना थी, बिल्किस के साथ जो हुआ वो एक हत्या। ये फर्क। निर्भया के पीछे कोई राजनीतिक कारण नहीं था, कोई राजनीतिक दर्शन भी नहीं था। इसलिए हर आदमी के लिए आसान हो गया कि वो उस मुद्दे के पीछे जाकर खड़ा हो गया। उसमें अच्छे भाव, उद्वेलन के भाव भी होंगे। जो कुछ घटा उसके साथ, उसने हमारी आत्मा को इतना छुआ कि हम विचलित होकर बाहर आए, यह भी भाव रहा। मैं उसको इनकार नहीं करता, लेकिन उसके पीछे एक बड़ा भाव यह था कि निर्भया किसी राजनीतिक मुद्दे के कारण नहीं सामने। बिल्किस के साथ एक राजनीतिक मुद्दा जुड़ा हुआ, एक राजनीतिक दर्शन जुड़ा हुआ, जो सभी लोगों को एक साथ आवाज उठाने से रोक रहा है। कोई एक राजनीतिक दर्शन कितना खतरनाक, क्रूर व घिनौना हो सकता है, बिल्किस के उदाहरण से हम उस बात को समझते हैं। दूसरी तरफ यह भी है कि निर्भया के समय में आवाज़ उठाने में किसी राजनीतिक खतरे की जगह नहीं। बिल्किस की आवाज़ उठाने में एक खास किस्म के राजनीतिक दर्शन को चुनौती देने का खतरा भी। इसीलिए हर राजनीतिक व्यक्ति, हर राजनीतिक संगठन अपने नफ़ा नुकसान को तौलकर बिल्किस के बारे में बोलेगा। हम जैसे लोग जो सिर्फ सामाजिक संदर्भ समझते हैं, महात्मा गांधी के विचारों से समाज को देखने, समझने और गढ़ने की कोशिश करते हैं, उनके लिए बिल्किस और निर्भया दोनों के लिए बोलना ज़रूरी भी है और आसान भी है, सबके लिए नहीं। इसमें हमको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि निर्भया के समय देश का जो लोकतांत्रिक माहौल था वो इतना खतरनाक नहीं था जितना आज। लोकतंत्र सिकुड़ता है तो हर क्षेत्र में नागरिक कमजोर पड़ता है। लोकतंत्र की आवाज़ जब धीमी होती है तो लोगों की आवाज़ भी कमजोर पड़ती है। निर्भया
बताती है कि लोकतंत्र की जड़ों को सींचते रहना क्यों जरूरी है। क्योंकि अगर लोकतंत्र की जड़ों को सींचते नहीं रहेंगे तो निर्भया के समय जो एक स्वतः स्फूर्त विरोध की आवाज़, तकलीफ की आवाज़ उठी थी, वो नहीं उठी। तो जब आप गुंडों को, वहशियों को, दरिंदों को कानून की जद में ला सकने की ताकत रखते हैं तो लोकतंत्र मजबूत है। इसलिए तो बार बार कहता हूँ मैं कि लोकतंत्र सिर्फ शासन की पद्धति नहीं है, सामाजिक जीवन शैली है जिसको लोकतंत्र। वो सामाजिक जीवन शैली जब कमज़ोर पड़ने लगती है, जब रुद्ध होने लगती है, जब सत्ता के द्वारा दबाई जाने लगती है, तो लोकतंत्र कमज़ोर पड़ता है और इस कारण उसकी आवाज़ भी कमज़ोर पड़ती है। ऐसा नहीं है कि निर्भया के बाद कोई निर्भया का कांड नहीं हुआ, कई निर्भया कांड हुए उसके बाद, कितने हो भी रहे। कहीं उसका नाम निर्भया है, कहीं बिल्किस है, कहीं बिमला भी है, सोनी सोरी भी उसका नाम है, सौम्या भी उसका नाम है, सोनाली भी उसका नाम है। इसलिए आप देखेंगे कि निर्भया कांड के बाद कभी हमारे चीफ जस्टिस जो रहे थे, जस्टिस जे.एस. वर्मा, उनको एक कमीशन सौंपा गया था इस बारे में क्या किया जाए, इस पर राय करने के लिए। वो बहुत बीमार थे वर्मा साहब, लेकिन उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर समय से होड़ करते हुए एक रिपोर्ट बनाई, एक सिफारिश बनाई, वर्मा कमीशन के रिकमेंडेशन सरकार को दी। उस रिकमेंडेशन में क्या क्या था अभी उसकी चर्चा मैं नहीं करूँगा, लेकिन हमारे सारे साथियों को वर्मा कमीशन की रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। लेकिन हम देखा हमने ये कि वर्मा कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद और सरकार के द्वारा उसको स्वीकार करने के बाद एक अजीब सा वातावरण बना, और कैसे उस रिपोर्ट को वाटर डाउन किया जाए, अप्रभावी बना दिया जाए, तरह तरह के प्रावधानों को कमज़ोर कर दिया जाए, इसकी कोशिश हर मंच से हमारी लोकसभा में। कौन किस राजनीतिक दल का था जिसका भेद छोड़ करके एक ऐसा रिकमेंडेशन जो एक साथ सभी तरह के मनमानियों पर, जिस मनमानियों के पीछे राजनीतिक दबाव होता है, राजनीतिक शह होती है, उन सब को कैसे रोका जा सके, इसका जो एक ढांचा वर्मा साहब ने खड़ा किया था, उसको इतना कमज़ोर कर दिया गया और सबकी कोशिशों से कमज़ोर कर दिया गया कि आज वो किसी तरह का हथियार बचा ही नहीं। दंगे करवाने में राजनीतिज्ञों की भूमिका होती है, राजनीति की भूमिका होती है। ये बात छिपी हुई है। भारत की आज़ादी के समय से हम ये बात देख रहे हैं कि राजनीति किस तरह से सांप्रदायिकता का इस्तेमाल करती है अपने, और जब वो राजनीति, वो दंगा ख़त्म हो जाता है, उसका जो भी फल है वो काट लिया जाती है, फसल काट ली जाती है। उसके बाद दंगाइयों को बचाने के लिए राजनीति और राजनीति का तंत्र दोनों आप सामने हैं। तब से आज तक ये कहानी उसी तरह चलती है। तो 2002 में जो दंगा गुजरात में हुआ, उस दंगे का चरित्र बाकी दंगों से भिन्न इसलिए था कि उस दंगे की एक मनोभूमिका प्रशासन की मदद से, सरकार की मदद से बनाई गई। 2002 का वो सारा मामला अभी आपके सामने रखूं, इसकी ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन उसको समझना भी ज़रूरी है। सरकार प्रेरित, सरकार समर्थक सांप्रदायिक दंगा पूरे प्रांत में हुआ, गुजरात में। उसका फैलाव फिर प्रतिक्रिया में देश में भी बहुत सारी जगहों पर सांप्रदायिक हिंसा हुई।
उसी दंगे के क्रम में ये बिल्किस का मामला भी हुआ, और जब अपने गांव पर खतरा देख करके बिल्किस और दूसरे परिवार के मुसलमान लोग वहाँ से भागे अपना गांव छोड़कर जान बचाने के लिए, उसी दौर में एक हिंदू भीड़ ने बिल्किस को घेर लिया, बिल्किस के परिवार को घेर लिया, और कहने में अच्छा नहीं लगता है, बोलने में भी बुरा लगता है मुझको, लेकिन बिल्किस के साथ गैंग रेप हुआ। बिल्किस के ही साथ नहीं हुआ, 3 और औरतों के साथ हुआ, 3 और मुस्लिम महिलाओं के साथ। बिल्किस तब प्रेग्नेंट भी थी जब ये घटना हुई, और बिल्किस की जो छोटी बेटी उसकी गोद में थी, उसको भीड़ में उठाकर सड़क पर पकड़कर डाला। ये सब तब हुआ जब चारों बगल दंगों का उन्माद छाया हुआ, और कोई कारण नहीं था कि बिल्किस की घटना को इस तरह से उभार कर सामने लाया जाता, क्योंकि पता नहीं कितनी घटनाएं हुई थी और सब दबा दी गई, समय की गर्त में चली गई, प्रशासन के डर से किसी ने कोई बात नहीं कही। लेकिन बिल्किस के साथ ऐसा हुआ कि जो ह्यूमन राइट्स कमीशन था उस समय, क्योंकि अगर आपको ध्यान होगा तो उस समय गुजरात में किसी की सरकार थी और दिल्ली में किसी और की, तो दिल्ली की सरकार के जो ह्यूमन राइट्स कमीशन बना रखा था, उसने इस इशू को बहुत जोर से पकड़ा बिल्किस के मामले, और उसने कहा कि नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए। तब तक इस बलात्कार की घटना और बच्चे की हत्या की घटना से निकल करके बिल्किस शरणार्थी कैंपों में चली गई, लेकिन ह्यूमन राइट्स कमीशन के दबाव से कोर्ट ने अपना आदमी जांच के लिए शरणार्थी शिविर में भेजा, वहाँ से ये कहानी बाहर आई, और फिर ह्यूमन राइट्स कमीशन ने ही इस बात का ज़ोर से आग्रह किया कि गुजरात में जो माहौल है इस समय किसी भी न्यायिक जांच की संभावना गुजरात कोर्ट से नहीं की जा सकती, इसलिए इस मामले की जांच गुजरात से बाहर करनी चाहिए। हमारे न्यायिक इतिहास में, लोकतंत्र के इतिहास में ये शायद पहला मौका है जब पूरी न्याय प्रणाली के बारे में एक शक पैदा हुआ, एक राज्य की हाईकोर्ट के बारे में एक शक पैदा हुआ कि वहाँ पर इस तरह के किसी मामले की सुनवाई हो और उसमें न्याय तक पहुँचा जा सके, इसकी संभावना नहीं है। और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार की। ये जितनी हाई कोर्टें हैं दुनिया में, देश में, वो सभी तो सुप्रीम कोर्ट के ही अंग हैं ना, न्याय व्यवस्था के अंग हैं। राज्य में हाई कोर्ट हैं और सबसे ऊपर हमारा सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने ये स्वीकार किया कि उसकी एक इकाई जो गुजरात में है वो इतनी योग्य नहीं रह गई है कि आज के माहौल में इस मामले की ठीक से जांच कर न्याय तक पहुँचे, इसलिए उसने इस मामले को बम्बई हाई कोर्ट को ट्रांसफर किया। ये बहुत ध्यान में रखने की बात है कि न्याय की जो सर्वोच्च संस्था है उसको अपने नीचे की इकाइयों पर भरोसा नहीं रह गया। तब बिल्किस का मामला बम्बई हाई कोर्ट को दिया, और ये जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसकी भूमिका को हम लोग ध्यान में रखें कि अगर एक भी कोई तटस्थ संस्था लोकतंत्र में बचती है तो कैसे समय पर आवाज़ उठाती है। आज ह्यूमन राइट्स कमीशन देश में कहीं कुछ नहीं बोलता, क्योंकि ह्यूमन राइट्स कमीशन दरअसल में एक पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट बनकर है। निर्भया के समय में या बिल्किस के समय में थोड़ी बहुत साख बची हुई थी संस्थाओं की, इसलिए इसने ये भूमिका निभाई। तब ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि तीस्ता सेतलवाड़ और ऐसे कई लोग गुजरात के समाज में उस समय सक्रिय काम कर रहे थे, जिन लोगों ने बिल्किस को मामले को दबाने नहीं दिया, और बम्बई हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई, और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से ये मामला सीबीआई को सौंप दिया। अगर ये मामला सीबीआई को नहीं गया होता तो शायद दबा भी दिया गया, लेकिन बम्बई हाई कोर्ट में सुनवाई होने के कारण और सीबीआई के हाथ में इस मामले को होने के कारण ये पूरी जांच हुई,
सीबीआई ने तो इन सब लोगों को फांसी का रिकमेंडेशन किया था, कोर्ट से अपील की थी कि इन सबको फांसी देनी चाहिए, लेकिन कोर्ट ने 12 लोगों को आजीवन कारावास दिया। उसी दौरान एक की मृत्यु भी हो गई और 11 लोग जो हैं वो उस अपराध में आजीवन कारावास काट गए। हर सरकार के पास, राज्य सरकारों के पास भी और केंद्र सरकार के पास भी एक विशेषाधिकार है, जिसमें अपराधियों को, जेल में बंद लोगों को आप समय से पहले रिहाई दे सकते। उस रिहाई देने के भी कई आधार बने हुए हैं, उनका क्या अपराध था, अपराध की क्या पृष्ठभूमि थी, जेल में उनका व्यवहार कैसा रहा, वगैरह वगैरह का विचार करने के बाद अगर सरकार को ऐसा लगे कि 14 साल से ज़्यादा इन्होंने जेल काट ली है, अब जिस तरह की परिस्थिति है उसमें इनको रिहा कर देने में कोई हर्ज नहीं है, तो सरकार ये कर सकती है। रिमिशन पॉलिसी हर सरकार ने अपनी अपनी तरह से बना रखी है। 14 साल की जेल होने के बाद गुजरात सरकार ने रिमिशन पॉलिसी के आधार पर इन 11 लोगों को रिहा किया। रिमिशन पॉलिसी 1992 में बनी, तब गुजरात में दंगे नहीं हुए। गुजरात में दंगे 2002 में हुए। नई परिस्थिति 2002 में पैदा हुई। सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में कभी ऐसा नहीं कहा था कि उसको भरोसा नहीं है अपने ही हाई कोर्ट पर, इसीलिए इस हाई कोर्ट से मामला बम्बई हाई कोर्ट में शिफ्ट किया। तब तक न्याय व्यवस्था ऐसी बनी हुई थी कि नीचे की इकाइयों को भी भरोसे के लायक सुप्रीम कोर्ट मानता है। 1902 के बाद ये परिस्थिति बदल गई, जिसको आप कहते हैं कि एक फंडामेंटल परिस्थिति में चेंज हो। न्याय व्यवस्था ने अलग तरह से इस मामले को देखा, तभी तो बम्बई हाई कोर्ट ट्रांसफ़र कर दिया, तभी तो सीबीआई के हाथ में सीधे कोर्ट के निर्देश से इसको सौंपना। इसलिए जो निर्णय 2002 के दंगे के बाद सीबीआई और बम्बई हाई कोर्ट ने किया और जिसके आधार पर ये 11 लोगों को आजीवन कैद की सज़ा मिली, उनको गुजरात सरकार की 1992 में बनी हुई रिमिशन पॉलिसी के तहत रिहा नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा मामला जो इतना ज़्यादा नाजुक था कि कोर्ट को भी उसमें फ़र्क करना पड़ा और इस हाई कोर्ट से लेकर इसको दूसरे कोर्ट में देना पड़ा। तो जब ये रिमिशन की पॉलिसी आई और कैदियों की तरफ से रिहाई की अर्जी आई, तो उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा इस बारे में कि हमको क्या करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अपने विवेक से इसका निर्णय कीजिए। इसलिए जो बयान आप लोगों ने राष्ट्रीय युवा संगठन की तरफ से जारी किया है, इसमें आपने कहा है कि कटघरे में अपराधी नहीं, अदालत खड़ी है। यानी आज अदालत मुजरिम है इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट मुजरिम, कि उसने यह कैसे कह दिया कि आप अपने विवेक से फैसला कीजिए, जिस हाई कोर्ट के विवेक के बारे में आपको 2002 में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था और आपने मुकदमा शिफ्ट किया बम्बई हाई कोर्ट में। उसी हाई कोर्ट को आप 2022 में आकर के इतना अच्छा कैसे मान लिया आपने कि इस मामले का निर्णय करने का अधिकार आपने उसको दे दिया। अगर दे दिया तो दूसरा सवाल ये उठता है कि क्या जो दूसरा पक्ष था, यानी बिल्किस और उसका जो वकील था, क्या उसको इस बात की खबर की गई कि इस मामले पर हम फिर से विचार कर रहे हैं और इस मामले में हम रिमिशन पॉलिसी लागू करना चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा कि हाई कोर्ट कोई भी निर्णय करने से पहले उनके वकील को भी सुने, क्योंकि न्याय का तकाजा तो है कि दोनों तरफ से बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि आप फैसला बदल रहे हैं। जिनको आजीवन सजा मिली थी उनको आप बीच में रिहा करें, इसका मतलब है कि उस निर्णय को आप रिव्यू कर रहे हैं। अगर आप रिव्यू कर रहे हैं तो दूसरे पक्ष को भी अधिकार होना चाहिए कि वो इसके बारे में अपनी राय, अपना ऑब्जेक्शन आपके सामने रखें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
जवाब सुप्रीम कोर्ट को देना चाहिए कि आखिर उसने किस आधार पर यह फैसला हाई कोर्ट के पास छोड़ दिया। हाई कोर्ट्स को ये जवाब देना चाहिए कि उसने 2092 के कानून के आधार पर 2002 के दंगे के उन अपराधियों को जिनको आजन्म कैद की सजा मिली थी, उनको एक सामान्य रिमिशन पॉलिसी के अंतर्गत आपने कैसे रिहा कर दिया। और रिहा कर देने के बाद जो हुआ, जिसकी तस्वीरें हम सब ने अखबारों में देखी, कि उन लोगों का स्वागत हुआ। विश्व हिंदू परिषद की शाखा की तरफ से गुजरात की उनका स्वागत हुआ, उनको माला पहनाई गई, उनको मिठाई खिलाई गई। विश्व हिंदू परिषद के महिला कार्यकर्ताओं ने तिलक लगाया उनको। ये समाज की स्थिति बताता है, जो मैंने आपसे कहा कि जब राजनीतिक रूप से एक दर्शन के साथ आप जाकर खड़े होते हो तो आप कितने पतनशील हो जाते हो। इसका उदाहरण वो महिलाएं हैं जिन्होंने उन लोगों को जाकर तिलक लगाया, उनको माला पहनाई, जिन्होंने इतने भयानक बलात्कार और हत्या का अपराध किया। लेकिन दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि शासक पार्टी की तरफ से अभी तक कोई भी उस विषय में बयान जारी नहीं। प्रधानमंत्री ने उस बारे में कुछ भी नहीं। तो लाल किले से महिलाओं के सम्मान और आदर की बड़ी बड़ी बातें जो बहुत ही खोखली और भद्दी सुनाई देती हैं जब किसी अपात्र के मुंह से निकलती हैं, वो सब तो हमने सुना लाल किले से। लेकिन उसी लाल किले से कही गई घोषणा की शाम में जब ये बिल्किस का मामला सामने आया तो अभी तक उसके बारे में प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं, पार्टी में किसी ने कुछ नहीं। अब ये जो 134 नौकरशाहों ने सुप्रीम कोर्ट को अपील की है, उस अपील को भी आधार बनाकर किसी इन लोगों ने कुछ कहा होता, वो भी किसी ने। तो अपराध को देखने का नज़रिया क्या है, अपराधी को जांचने का नज़रिया क्या है? क्या वो पॉलिटिक्स के आधार पर देखा जाएगा? क्या संविधान की धाराओं की व्याख्या राजनीति के आधार पर की जाएगी? तब संविधान की ज़रूरत ही क्या थी? हर पॉलिटिकल पार्टी अपना एक नया संविधान लिख ले और उस हिसाब से देश को चलाए। लेकिन शपथ तो आप लेते हैं कि ये जो बना हुआ संविधान है उसके संरक्षण के लिए हम काम करें। सुप्रीम कोर्ट ये शपथ लेती है कि इस संविधान का संरक्षण हो रहा है कि नहीं, इसकी जांच करने का काम हम करें। और आप दोनों अपने काम में विफल हुए। तो बिल्किस ने अगर कोई बहुत बड़ा उपकार किया है भारतीय लोकतंत्र पर, तो ये उपकार यह है कि उसने इस पर्दे को हटा दिया। अपराध में अपराधी को जीवन भर के लिए अपराधी मान लेने की ज़रूरत नहीं है। ये तो गांधी से हम लोगों ने सीखा ही नहीं। हम तो ये मानते हैं, जो गांधी जी ने कई बहुत ही अच्छे शब्दों में कई जगह कहा है, कि अपराध से घृणा होनी चाहिए, अपराधी से नहीं। क्योंकि अपराधी में हमेशा सुधार की गुंजाइश, बदलने की गुंजाइश। बल्कि कहो तो आदमी की विशेषता ही यही है कि वो कभी भी अपनी कमजोरी से ऊपर उठ सके। तो बलात्कार का अपराध करने वाला भी अगर उसकी गंभीरता को समझता है, प्रायश्चित से गुजरता है, तो वो भी उससे ऊपर उठ सकता है। लेकिन जांचना तो ये पड़ेगा कि जो अपराधी है, क्या उसके मन में अपने किए हुए अपराध के बारे में कोई ग्लानि का भाव पैदा हो रहा है? क्या उन सब लोगों के मन में कोई ग्लानि का भाव पैदा हो रहा है जिनके उत्तेजना के कारण ये घटना घटी, जिन लोगों ने ये सारा सरंजाम रचा था? क्या उन लोगों को लगा कि ये गलत हुआ, हमको इससे ऊपर उठना चाहिए, ये रास्ता सही नहीं है, इस रास्ते को छोड़ना चाहिए? धर्मों को आपस में लड़ाना, समाज का ध्रुवीकरण करना सांप्रदायिकता के आधार पर, जातीयता के आधार पर, और फिर उसमें से अपने लिए सत्ता बटोरने की कोशिश करना, ये लोकतंत्र का सबसे घृणित रूप है। ये बात क्या समझ में आई? इसका कोई प्रमाण मिलता है? क्या न्यायालय को ये नहीं देखना चाहिए कि उसने जो सजा दी, उस सजा का व्यक्ति पर असर हुआ है? क्या सच में
उसके चाल चलन अच्छे होने का प्रमाण सिर्फ इतना ही है कि वो जेल में 14 साल रहा, या उसके चाल चलन के अच्छे प्रमाण होने के कुछ दूसरे निकष भी होंगे, कुछ दूसरे आधार भी होंगे, और न्यायालय उन आधारों को देखेगा, उन आधारों पर ही कोई फैसला होगा। अगर ऐसा होता है तो इन 11 लोगों में से एक भी रिहा होने के लायक है। और अब तो कितनी कहानियाँ सामने आ रही हैं कि इस 14 साल की जो जेल इन लोगों ने काटी है, उसमें से अधिकांश हिस्से में ये लोग टुकड़ों में बाहर ही रहे, क्योंकि सभी बेल पर बाहर जाते हैं, रिमांड लेकर बाहर जाते हैं, छोटे छोटे कारण बताकर बाहर जाते हैं। तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि अगर ये हिसाब लगाया जाए कि 14 साल में कितने साल वो भीतर रहे हैं और कितने साल बाहर रहे हैं, तो शायद एक नई ही तस्वीर सामने आए। इसका मतलब है कि जो कानून ने जो सज़ा दी है, उस सज़ा के बारे में न तो अदालत गंभीर रही, न ब्यूरोक्रेसी गंभीर रही, न राजनीतिक दल गंभीर रहा, न वो सरकार गंभीर रही जिस सरकार ने सांप्रदायिकता की ताकत पर ही अपनी सरकार बना रखी है। और अब तो केंद्र में इतनी खतरनाक परिस्थिति है, जिस परिस्थिति को इस घटना ने, जिसको आपने निर्भया से बिल्किस तक कहा है, वो हमारे सामने लाया। इसमें से हमको समझना क्या चाहिए कि जागरूकता, मुखरता और सक्रियता, लोकतंत्र में नागरिकों के हाथ में यही 3 हथियार हैं जो उसकी सुरक्षा भी करते हैं और उसको ताकतवर। अगर जागरूकता नहीं रही, मुखरता खत्म हो गई और सक्रियता से आपने मुंह मोड़ लिया, तो फिर लोकतंत्र को कोई बचा नहीं। लोकतंत्र सरकारी सत्ता के हाथ से और बने हुए परंपरागत न्यायपालिका के हाथ में कभी भी सुरक्षित नहीं। तो जो कहते हैं अंग्रेजी में कि इटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी, हर समय जागरूक रहना वो कीमत है जो स्वतंत्रता पाने के लिए और स्वतंत्र रहने के लिए आपको अदा करनी है। जो समाज हमेशा जागरूक नहीं रहता है, सतर्क नहीं रहता है, मुखर नहीं रहता है, वो इसी तरह दबा दिया जाता है, कमज़ोर कर दिया जाता है, पतनशील अवस्था में पहुंचा दिया जाता है। और फिर किसके साथ बलात्कार हो रहा है, किसके साथ हत्या हो रही है, किसकी कुर्की हो रही है, किसको किसी तरह के सामान्य न्याय का संरक्षण नहीं मिल रहा, ये सारी घटनाएं हमारे आंखों के सामने हैं। तो गुजरात में भी ये मामला दबा दिया गया होता। अगर गुजरात में नागरिकों के संगठन ने, तीस्ता सितलवाड़ जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, उस समय के ह्यूमन राइट्स कमीशन ने, उस समय के सुप्रीम कोर्ट ने सावधानी नहीं बरती होती, तो बिल्किस का मामला और उसके साथ जुड़े हुए गुजरात के बहुत सारे मामले हमारे सामने खुलते ही। तो ये अपने आप में ही बताता है कि सवाल दरअसल में लोकतंत्र की लड़ाई का। लोकतंत्र जितना कमज़ोर होगा, समाज के कमज़ोर वर्ग, समाज के पिछड़े हुए लोग, गरीब लोग, महिलाएं जो हमारी सामाजिक व्यवस्था में बहुत कमज़ोर परिस्थिति में रहती हैं, वो सब कुछ ले जाएंगे। लोकतंत्र ही वो ढाल है जो इन वर्गों की रक्षा कर सकता है। अगर वो ढाल मजबूत हो, उसके पीछे संकल्पवान लोग खड़े हों, तो ये बचाएगा। तो एक मजबूत, विकासशील और सच्चे लोकतंत्र को बनाए रखने की जो लड़ाई है, वही बिल्किस के लिए भी न्याय ला सकती है, वही किसी निर्भया को निर्भया होने से बचा सकती है। अभी अभी जो घटना घटी है सोनाली के साथ, हालांकि सोनाली उसी पार्टी की थी जिस पार्टी की चर्चा मैं कर रहा हूँ, जो सांप्रदायिकता कैसे दर्शन में विश्वास करती है, लेकिन उसको छोड़ करके हम सोनाली को एक महिला के रूप में देखते हैं। एक कलाकार थी वो,
लेकिन उसका क्या इस्तेमाल किया राजनीति, और किस तरह एक जगह जाकर के उसकी हत्या हुई। हत्या के पीछे की कहानियाँ धीरे धीरे बाहर आ रही। तो एक औरत इस राजनीति के मूल्य विहीन राजनीति के स्टेज पर जब जाने की कोशिश करती है तो कितनी तरह से प्रताड़ित होती है। बलात्कार सिर्फ शारीरिक ही नहीं, कई तरह के बलात्कार। तो ये जो पूरी घटना है निर्भया से बिल्किस तक की, उसकी जो कड़वाहट है हमारे मन में, वो इतनी सारी चीज़ों से जुड़ी है। सिर्फ फिजिकल सवाल नहीं है, ये लोकतंत्र का बुनियादी सवाल है कि अगर नागरिक शक्ति कमज़ोर पड़ती जाएगी और सिर्फ सत्ता ही मजबूत होती है, और जब मैं सत्ता कह रहा हूँ तो सिर्फ आज की इस सत्ता के लिए नहीं कह रहा। इस सत्ता के साथ विशेष बात यह है कि ये लोग उस दर्शन में विश्वास करते हैं, लेकिन सत्ता अपने आप में ही प्रतिक्रियावादी, प्रतिगामी, वो अपने हित और अपने स्वार्थ के अलावा दूसरा कुछ भी देखती है। इसीलिए तो हम लोगों को विनोबा जी ने समझाया था कि मनुष्य सभ्यता के क्रम में राज्य जो है, स्टेट पावर जो है, वो सबसे खतरनाक संस्था विकसित हुई, जिसके पास नंबर होते हैं, आत्मा नहीं। तो बिल्किस और निर्भया के संदर्भ में अगर इस बात को हम लोग समझ सकें कि ये सहजीवन वाला सीधा सा सवाल नहीं है, सहअस्तित्व वाला बड़ा सवाल। नागरिक और लोकतंत्र का सहअस्तित्व कैसे बने, कैसे मजबूत हो, कैसे उसके नए रास्ते हम लोग ढूंढ सकें, कैसे उसके लिए सक्रियता, मुखरता और जागरूकता तीनों पैदा कर सकें। ऐसे नौजवानों की एक पीढ़ी तैयार हो, 75 साल बाद देश में कम से कम ऐसे लोग तो नौजवान खड़े हों तो ये कहें कि लोकतंत्र के अलावा हमारा किसी दूसरे चीज़ में स्टेक नहीं, दूसरे किसी चीज़ में हमारा आस्था नहीं है, विश्वास नहीं है, हम सिर्फ इस लोकतंत्र को मजबूत करें। क्योंकि लोकतंत्र के बारे में जैसा कहा है कि इसमें बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी कमजोरियां हैं, लेकिन फिर भी अभी तक जितनी व्यवस्था हमारे हाथ में आई है उसमें ये सबसे अच्छी व्यवस्था है। इसको और अच्छा बनाना है, लेकिन आप किसी चीज़ को और अच्छा तभी बना सकते हो जब वो मूल में अपने आप में सुरक्षित हो। अगर मूल ही खो गया तो अब अच्छा क्या बनेगा। इसलिए तो इस लोकतंत्र की कमियों को दूर करने का आंदोलन, को दूर करने की लड़ाई लड़ते हुए 74-75 में हम लोग इसी लोकतंत्र को बचाने के लिए जले, जिसको इमरजेंसी का आंदोलन, संपूर्ण क्रांति का आंदोलन कहते हैं। जयप्रकाश नारायण जी ने वो दृष्टि हम लोगों को दी, वो समझ हम लोगों को दी कि लोकतंत्र को बचाने के लिए कहाँ से लड़ाई शुरू करनी और लोकतंत्र बनाने के लिए कहाँ पर जाना। तो राष्ट्रीय युवा संगठन के जितने भी साथी मेरी बात सुन रहे हैं वो इस बात को अगर समझेंगे कि ये लड़ाई तो कहीं दूसरे जगह की है, बीच बीच में घटनाओं के ये जो मंजर दिखाई देते हैं ये दिल को तोड़ दें, हमको कमज़ोर कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। इनको सही संदर्भ में समझकर इनमें से ताकत इकट्ठी करनी चाहिए और उस ताकत से हम लोगों को लोकतंत्र को ज़्यादा सच्चा और अच्छा और सक्रिय बनाने की भूमिका में काम करें। बस मैं समझता हूँ कि आज इतनी ही बात मेरे मन में थी जो मैं चाह रहा था आप लोगों के साथ बांटूँ। अगर ये कार्यक्रम ठीक से चला और सब लोगों तक मेरी बात पहुँची तो मैं बहुत ही आभारी होऊंगा, खुश होऊंगा और आपके कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं भी वापस कार्यक्रम सुनाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी, आपका वक्तव्य वाकई में छू देने वाला था दिल को। आपने बहुत सारी इस घटना से जुड़ी हुई या सबसे जुड़ी हुई बातें बताई। जैसा कि आपने, अगर हम सभी ने ध्यान दिया होगा तो आपने बताया कि आज़ादी के हम 75वें सालगिरह तो मना रहे हैं, लेकिन यह सुख सुविधाओं से, विकास के आंकड़ों से आज़ादी नहीं मिलती है।
गांधी के हिसाब से कुछ मुट्ठी भर लोग आजादी लेने, जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आजादी के 75वें वर्षगांठ पर अपने वक्तव्य में महिलाओं के लिए इतने अच्छे अच्छे शब्द बोले, और उसी दिन ऐसी घटना घटी कि जो अपराधी हैं उनको रिहा कर दिया गया। तो ये कितने भद्दी बात है। ऐसा आपने गालिब को कोट किया कि दिल को खुश रखने को गालिब ख्याल अच्छा है। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं आता है। आपने कहा कि औरत सामाजिक सांस्कृतिक जीवन का अंग है। वाकई में औरत के बिना ये सृष्टि भी नहीं है, और बिल्कुल। और यदि आपने एक सज्जन का नाम लिया, सज्जन का बताया कि सज्जन जो है बिल्किस का नाम यदि बिमला होता तो लोग जरूर उस पर ध्यान देते। ये भी है कि लोग धर्म के नाम पर आजकल बहुत सारे बातें होती हैं, बहुत सारे दंगे होते हैं। तो ये बिल्कुल बात सही है कि यदि उसका नाम बिल्किस की जगह विमला होता तो जरूर उस पर ध्यान दिया जाता और इस तरह के आंदोलन होते। तो हम सभी को ये देखना है कि धर्म, जाति और किसी भी नस्ल आदि पर ध्यान ना देकर वो एक महिला थी, इस बात को लेकर हमें जागरूक होना है, और इसको हमें समझना होगा कि हम धर्म जाति को ना देखें, केवल इंसान को देखें। किसी भी लोकतांत्रिक समाज में जो हथियार है वो जागरूकता, मुखरता और सक्रियता है। यदि समाज जागरूक रहे, सतर्क रहे, मुखर रहे, तो ही समाज आगे बढ़ पाएगा, अन्यथा पतन की ओर ही जाएगा। यदि लोकतंत्र कमजोर होगा तो समाज भी कमजोर बनेगा। तो हमें लोकतंत्र को मजबूत करना है। आज के इस व्याख्यान में ये सभी बातें हुई। अब मैं उड़ीसा के सागर दास जी से आग्रह करूंगी कि वो सभी का आभार व्यक्त करें। माफी चाहती हूँ, आभार व्यक्त करने से पहले कुछ प्रश्न हैं जो लिए जाएंगे। तो आप श्रोतागणों से अनुरोध है कि आप सभी अपने प्रश्नों को पूछें। प्रश्न है, एक विश्वजीत राय जी पूछ रहे हैं, राष्ट्रीय युवा संगठन के साथियों के लिए इस भयानक घटना के विरुद्ध क्या कार्यक्रम निकलता है? देख रहा हूँ मैं, कुछ साथियों के प्रश्न तुम्हारे स्क्रीन पर मुझको दिखाई दे रहे हैं। विश्वजीत जी के बहुत प्रश्न दिखाई दे रहा है। पहली बात तो जो तुमने कहा उसमें जोड़ देता हूँ इतना कि बिल्किस का नाम अगर बिमला होता तो भी बहुत कुछ होने वाला नहीं, इसलिए तो मैंने इतने सारे नाम तुम्हारे सामने रखे हैं जो सब अलग अलग धर्म जातियों के प्रतिनिधि हैं, जिनकी घटनाएं पिछले दिनों में ही सामने आई। इसलिए नाम का सवाल नहीं है, सवाल है कि समाज अगर डरा हुआ है, समाज अगर पीछे हट रहा है, समाज अगर चुप है, तो नाम कुछ भी होता उस पर कुछ भी नहीं। बहुत सारी हिंदू महिलाएं भी बलात्कार की पिछले दिनों में शिकार हुई हैं, पुलिस ज़्यादतियों की शिकार हुई हैं। क्या किया है उसके बारे में समाज में, सरकार ने? इसलिए इसको अगर उस लिहाज से देखना चाहेंगे तो जो ये खतरा मैं लोकतंत्र का बता रहा हूँ उसको हम भूल रहे हैं। उसी तरह से जो ये सवाल पूछा कि भाई इसमें से इस घटना में से क्या निकलता है कार्यक्रम राष्ट्रीय युवा संगठन के, तो मैंने कहा 3 ही कार्यक्रम हैं, जागरूकता, मुखरता और सक्रिय। इसको बढ़ाने के जितने काम तुम करोगे वो सभी बिल्किस की मदद में। दरअसल में हर घटना की प्रतिक्रिया में कार्यक्रम नहीं है,
हर घटना में से एक सीख निकलती है। वो सीख ही निकलती है राष्ट्रीय युवा संगठन के लिए कि हम लोग अपने नौजवान साथियों को जितना जागरूक, मुखर और सक्रिय बना सकते हैं या बनाना चाहिए, उसमें कमी रही। अगर राष्ट्रीय युवा संगठन की ही ताकत होती तो कम से कम जितने प्रांतों में हम लोग हैं उतने प्रांतों में कोई बिल्किस और कोई बिमला नहीं होती, इतनी तो हम गारंटी कर सकते। और अगर होती तो हम तुरंत एक्शन करते उसको, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है क्योंकि हम ऐसी जागरूकता, सक्रियता और मुखरता पैदा नहीं करते। इसलिए बोलो, तो मैं हमेशा कहता हूँ, बोलो, लिखो, कहो, मिलो, जाओ, जगह पर रहो, ये सब इसी के हिस्से हैं। इसलिए तुम एक घटना का जवाब देने की कोशिश अगर करोगे तब तो टुकड़ों में जवाब खोजते ही रह जाओगे। संपूर्णता में समाज पर एक असर डालना, तो वो मुखरता हमारी बने, वो जागरूकता हम पैदा कर सकें और मिलकर एक सक्रिय ताकत के रूप में काम करें, तभी इन सवालों के जवाब दिए जा सकते। न्याय की कुर्सी पर बैठे लोग निष्पक्ष हैं तो उन्हें कैसे मजबूत बनाएं ताकि न्याय मिले। अगर निष्पक्ष हैं तो तुमको उनको मजबूत बनाने की ज़रूरत नहीं, वो बहुत मजबूत कुर्सी पर बैठे। लेकिन अगर ध्यान दोगी तो न्याय की मजबूत कुर्सी पर बैठे हुए लोग सबसे ज़्यादा चुप, उनकी मुखरता दिखती नहीं। ज़रा सा अगर ध्यान दोगे तो अभी अभी जो चीफ जस्टिस रिटायर हुए हैं 2 दिन पहले, उन्होंने अपने विदाई भाषण में ये कहा कि बहुत सारे मुद्दे ऐसे रह गए जिसमें मैं पिछले दिनों में अपने कार्यकाल में कुछ काम ही नहीं कर सका। तो उससे उनके प्रति सहानुभूति नहीं मेरी प्रकट जागती है मेरे मन में ये सवाल पैदा होता है कि आप उतनी बड़ी कुर्सी पर बैठकर इतने लंबे समय तक बैठकर क्यों नहीं कुछ कर सके, और नहीं कर सके तो ये क्यों नहीं बोले कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं छोड़ता हूँ इस कुर्सी को। आप वहाँ बैठोगे भी, वहाँ का पूरा कार्यकाल भी नहीं पूरा कर लोगे और फिर ये भी कहोगे कि मैं बहुत नहीं कर पाया। क्या मतलब होता है इसका? जबकि पिछले सालों से कितने बड़े बड़े सवाल सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर पड़े हुए हैं। डिमोनेटाइजेशन का सवाल, नोटबंदी का सवाल, जो संवैधानिक था कि नहीं था, ये 4 साल से सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर पड़ा हुआ है। आप उसकी सुनवाई भी नहीं कर पाए। रफाल के मामले में आपने कोई सुनवाई नहीं की। धारा 370 का सवाल है, पूरा का पूरा एक प्रांत जो है वो जेल में बदल दिया गया है। वो 370 के को समाप्त करने का तरीका संवैधानिक था कि नहीं था, ये आपके दरवाजे पर पड़ा हुआ है पिछले साल भर से। उसकी सुनवाई आप नहीं कर सके, लिस्टिंग नहीं कर सके आप। फिर आप हम चाहते हैं कि हम आपको सहानुभूति दें। तो ये मुखरता जो है ये न्यायालय के लिए भी है, ये सक्रियता न्यायालय के लिए भी है, ये जागरूकता न्यायालय के लिए। न्यायालय ने तो एक बार कहा था कि हमको पोस्ट कार्ड पर लिख करके अगर आप मामला भेज देंगे तो उसको ही हम दर्ज कर लेंगे। अब तो हम आपके दरवाजे पर जाकर कह रहे हैं कि ये सारे बातें क्यों नहीं दर्ज हो रहे, बल्कि जिसने दर्ज कराया था उसको आपने 5 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया उसको। इस तरह से न्यायालय चलेगा क्या? तो ये जो 3 बातें मैं आपसे कह रहा हूँ वो समाज के हर वर्ग के लिए वो लागू है, राष्ट्रीय युवा संगठन के लिए ही नहीं लागू। तो न्याय के परिप्रेक्ष्य में शिवकांत पूछ रहे हैं कि गांधी जी के नज़रिए को किस तरह समझा जा सकता है। तो बताया मैंने आपको गांधी जी का क्या नज़रिया था, न्याय के बारे में क्या नज़रिया था वो भी बताया मैंने आपको। और मैंने आपको ये भी बताया कि इसके लिए लोकतंत्र में आज़ादी है कि नहीं है, इसकी पहचान कैसे करेंगे, वो भी गांधी जी ने। इन दोनों चीज़ों को साथ में देखिए और फिर देखिए। लोकतंत्र को बचाने के रास्ते यही हैं मनोज जी, जो मैं कह रहा हूँ। मुखर होना बहुत ज़रूरी है। मैं तो आप लोगों से कहता रहा हूँ कि भाई संपादक के नाम पत्र लिखने की आदत बनाइए। गांधी जी की कहानी यहीं से शुरू हुई थी। गुलामी के ज़माने में वो पत्र लेकर अखबारों के दफ्तर घूमते थे अपनी चिट्ठी डालने के लिए।
आपको तो घूमने की भी ज़रूरत नहीं है, एक मेल डालने की ज़रूरत है। लेकिन हर दिन संपादक के टेबल पर 200 मेल ऐसे आकर गिरते हैं जिसको छापने की उसकी हिम्मत नहीं होती है, तो उसकी आत्मा का चोटेगी। ये पत्र सत्याग्रह है जो करना चाहिए। तो मुखरता का यही मानना है कि जहाँ भी खटकती हो बात, वो बात कहो, वो बात लिखो, वो बात बोलो। इसलिए मुझको अच्छा लगा आप लोगों ने इस मामले पर जो बयान जारी किया, जिसको गांधी शांति प्रतिष्ठान ने भी इंडोर्स किया। वो बयान बहुत ज़रूरी था, समय पर दिया जाना चाहिए। ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटती हैं जिसके बारे में संगठन को बोलना ही चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि वो जो बोल रहा है वो प्रचारित हो लोगों के बीच। मैं समझता हूँ कि जितने सवाल आप लोग कह रहे हैं उसके को जिस तरह मैं देखता हूँ वो मैंने आपके सामने। Only you will protect the common people, Virupaksh. Nobody can. And if you have a paper, a daily newspaper of such repute, and if that paper is free and fair, fearless, then you can do miracles. अभी मैंने बताया रिमेशन पॉलिसी हर राज्य ने बना रखी है। किसी भी आदमी को जेल की सज़ा हो जाए तो ज़िंदगी भर जेल ही काटेगा, ये किसी भी तरह से उचित नहीं। जैसा मैंने आपसे कहा कि हर आदमी में परिवर्तन की, विकास की गुंजाइश है। इसीलिए जो किसी अपराध में जेल गया है, भेज दिया गया है, उसका भी रिव्यू होते रहना चाहिए। हमारी जेलों की तो ऐसी बुरी हालत है कि जहाँ 5 लोगों को रखने लायक जगह है वहाँ पर 500 लोग भरे हुए। जानवर भी बाड़े में उस तरह नहीं रहते होंगे जिस तरह जेलों में लोग रखे, और लंबे समय से रखे होंगे। ट्रायल नहीं हो रहा, कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई फैसला नहीं हो रहा। न्याय का एक तकाजा तो ये भी है ना कि अपराध को जांचो, उसका फैसला दो, फांसी देनी तो फांसी दो, तुम्हारा न्याय अगर कहता है। लेकिन तुम ऐसे लोगों को बंद करके रख नहीं सकते। इसका रास्ता एक ये निकाला कि बीच में एक रिमिशन, एक जांच करनी चाहिए कि भाई इसका व्यवहार कैसा है, इसके मन में कोई ग्लानि अपने अपराध के बारे में है कि नहीं है, और अगर ऐसा लगे तो बीच बीच में उनको रिहा करना है। किन किन लोगों को रिहा नहीं कर सकते हो ये भी लिखा हुआ है। हत्या के अपराधियों को रिहा नहीं कर सकते हैं, फलाने से कुछ कैटेगरीज बनाई हुई। उसके अलावा जो कैदी हैं उनकी जांच करो, उनकी समीक्षा करो और उनको रिहा करो। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, और वो होना भी चाहिए, वो सही है। लेकिन रिमेशन पॉलिसी के आड़ में पॉलिटिक्स करोगे अगर, तो रिमेशन पॉलिसी ख़त्म हो जाती है, फिर रिमेशन पॉलिसी नहीं रहती है, फिर पॉलिटिकल पॉलिसी है। तो अभी जो हुआ बिल्किस के मामले में वो रिमिशन पॉलिसी नहीं हुई है, पॉलिटिकल पॉलिसी हुई है। इसलिए तो 134 लोगों ने, इतने बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स ने सुप्रीम कोर्ट को सीधे लिखा है कि भयंकर अपराध हुआ है जो जिस तरह से इनकी रिहाई हुई है, इनको फिर से वापस जेल भेजना चाहिए। ठीक है, आगे हम सभी आप सभी को आशा करते हैं कि उत्तर मिला होगा। प्रशांत जी ने सभी सवालों के जवाब बहुत ही अच्छे से दिए हैं और सभी को मिला होगा उत्तर, ये आशा करते हैं। अब उड़ीसा के सागर दास जी से आभार व्यक्त करने के लिए मैं आग्रह करूंगी। सागर दास जी।
देखो म्यूट तो नहीं है तुम्हारा, अनम्यूट करो उसको। क्या है ना, वो जो नेटवर्क नहीं है, तो क्या बोला, आवाज नहीं ठीक से नहीं सुना मैंने। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि जो राष्ट्रीय युवा संगठन का परिवार से जो आज कार्यक्रम रखा गया, कि हमारा कुमार प्रशांत जी जो हमारा कीमती समय उनका निकल के हमारे साथ उनका बात रखे। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो मेरा दोस्त सचिन बहुत अच्छा गीत गाया आज, जो कार्यक्रम को शुरू करने में बहुत कुछ सफल कर दिए है। तो आज जो बातचीत हुआ, तो मुझे लगता है कि हम इस बात को यहाँ से दबा देना चाहता है सरकार। मैं चाहता हूँ कि ये आवाज उठाना चाहिए, तो हर स्टेट में उठाना चाहिए और डिस्ट्रिक्ट में, गांव गांव में ये आवाज उठाना चाहिए। जो प्रशांत जी उनकी बात रखे, प्रसाद जी की जो बात देश की आवाज बने, एक आज जो बात रखे वो देश की आवाज बने, ताकि हम सब बिल्किस बानो की तरह आवाज उठा सके। देश की जो सामने जो सांप्रदायिक जैसे बड़ी तख्ती खिलाफ अहिंसक गांधी की तरह अहिंसक लड़े हम लड़ सके, और हर जगह में गांधी की तरह अहिंसक लड़ाई से हम देश को जीत सकते हैं। तो आज जो देश विभिन्न भाषा में लागू हो गया है, और हिंदू मुस्लिम को लेकर भी अभी भी दंगा फैला हुआ है। तो केवल बिल्किस की बात नहीं है, सबका बात भी आवाज उठाना चाहिए। आज को देश का हालत, जो अमृत महोत्सव, आज मैंने एक रास्ते में जा रहा था, देखा कि पतक जो जातीय पताका है हमारा, वो नीचे गिर के पड़ा था। तो उसके साइड में लिखा हुआ है कि यहाँ पे शराबी का दुकान है। तो शराबी लोग वहाँ पे पीते थे, तो वो जातीय पताका के ऊपर शराब का बोतल पड़ा था। तो आज देखिए यह देश का हालत किस तरह से दिग्गज में ज्ञाप्ति कर रहा है। तो मैं सबको निवेदन है, यह आवाज ये केवल बिल्किस की नहीं है, तो सबका देश की तरह देश को भी देखो और देश के लिए लड़ो। वो सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ जो अलग अलग राज्य से हमारे साथ जुड़े और इस कार्यक्रम को सफल किए। ऑनलाइन माध्यम से जो साथी भी जुड़ी हुई है, वो उनका समय निकाल के उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज के का ये व्याख्यान हम मानते हैं कि इस तरह के व्याख्यान और होते रहेंगे, और ये जो बात है ये अभी समाप्त नहीं हुई है। इस व्याख्यान के बाद भी हम चीजों को जानें, समझें, पढ़ें, लिखें, और अगर कहीं कोई गलत हो रहा है तो उसके लिए आवाज जरूर उठाएं। इससे हमें ये सीखने को मिलता है। तो आज का ये कार्यक्रम को हम यहीं पर विराम देते हैं। इसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशांत जी, आपका भी बहुत धन्यवाद, और सभी श्रोताओं का धन्यवाद जिन्होंने अपना कीमती समय देकर यहाँ पर सुना। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और राष्ट्रीय युवा संगठन के इस पेज को अगर आप जुड़े रहना चाहते हैं तो इस पेज को लाइक कीजिए और इस ग्रुप से जुड़िए। आगे की सभी जानकारी, राष्ट्रीय युवा संगठन की जानकारी यदि आप लेना चाहते हैं तो वहां से ले सकते हैं फेसबुक के जरिए। धन्यवाद।